आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कलम हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहित करने का पीके फाउंडेशन का एक प्रयास है। हमारी टैगलाइन है अपनी भाषा अपने लोग। एहसास विमेन ऑफ आगरा और पीके फाउंडेशन के मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं आईटीसी मुगल। अब मैं आईटीसी मुगल से स्वागत संबोधन करने के लिए कर्नल राजेश सिन्हा को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार, दीविंग वसंत। मैं कर्नल राजेश सिन्हा आईटीसी मुगल में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे अपार हर्ष और अनुभूति हो रहा है जो आपके सामने मुझे आने का एक अवसर मिला। आप सभी साहित्य प्रेमियों का इस खुशनुमा शाम में स्वागत है। आईटीसी मुगल की तरफ से मैं आप सभी का कलम श्रृंखला के आज के होने वाले सत्र में अभिनंदन करता हूँ। कलम श्रृंखला प्रभा खेतान फाउंडेशन की अभिनव पहल है। महिला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एहसास वुमेन ऑफ आगरा अग्रणी समाचार संस्थान दैनिक जागरण हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आईटीसी मुगल के सहयोग से आयोजित किया जाता है। कलम श्रृंखला के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट है। कलम का मुख्य उद्देश्य हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को एक जीवंत मंच प्रदान करना है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। शाम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आप सबको हमारे गेस्ट ऑथर नवीन चौधरी जी से रूबरू कराना चाहूंगी। बिहार के मधुबनी जिले में पैदा हुए नवीन जी का पालन पोषण जयपुर में हुआ था। अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने मार्केटिंग में एमबीए किया और दैनिक जागरण आदित्य बिरला ग्रुप को अपनी सेवाएं दी। अब वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में मार्केटिंग हेड के पद पर कार्यरत हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन्हें छात्र राजनीति में काफ़ी रुचि रही है। शायद इसी की वजह से या इसी से प्रेरित होकर इन्होंने बहुचर्चित उपन्यास जनता स्टोर लिखा, जिसमें छात्र राजनीति और राज्य की राजनीति दोनों ही के गठजोड़ के चिट्ठे पत्रे खुले हैं और ये 2 साल तक लगातार दैनिक जागरण की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हुई है। हमारे जो मल्टी फैसेटेड गेस्ट ऑथर को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है और इन्होंने काफ़ी इनके जो लेख व्यंग हैं लल्लन टॉप सत्याग्रह खबर लाइव पर प्रकाशित होते रहे हैं। नवीन जी से बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पूजा बंसल जी। ये निक आगरा नामक आगरा की लिटरेचर सोसाइटी के एक फाउंडर मेंबर हैं और साथ ही थिएटर में और साहित्य में काफ़ी रुचि रखती हैं। इनके फोटोग्राफी के शौक ने इन्हें काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनकी तस्वीरों को यूपी टूरिज्म की कुंभ की किताब, नेट जियो की वेबसाइट और चीज़ फोटोग्राफी मैगजीन सभी जगह मिली है इनकी तस्वीरों को। तो आइए परिचर्चा शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो श्वेता जी ने आपका परिचय सबको दे ही दिया है, बट लेट अस हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं इनकी वेबसाइट पे इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ इनका बड़ा अच्छा सा विवरण लिखा जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। आई एम अ मैथिली ब्राह्मण who is a Jaipurite by domicile and a Delhiite by current status, a Punjabi by physique and nature, and Indian by thoughts. So happy to say my native is India. आपने तो पूरे का पूरा भारत ही अपने अंदर समेट लिया है। So glad to have you here. थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसके कम से कम एक शहर में मैंने 24 घंटे बिताए हैं। तो इस तरह से देश पूरा देख ही लिया है। काम के सिलसिले में ईस्ट वेस्ट साउथ सभी जगह काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन रहा। और
इस वजह से शायद वो फीलिंग कभी आई नहीं कि मैं किसी टीम चालू अभियान वो जुड़ाव बनता गया। तो डिफरेंट कल्चर्स को समझना ये सब इसके साथ आता है। कहीं कहीं वो भारतीयता ज़्यादा है मेरे अंदर की बजाय राजस्थानी या बिहारी की। आपका जैसे आपने बताया कि आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं और आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, फिर लेखक कैसे? मैं तुक्के में हो गया फिर से। शायद जिंदगी एक बहुत बड़ा तुक्का है। ये एक्चुअली मजाक में हुआ था। मजाक के अंदर ये राइटिंग वाला काम हो गया। मेरा कभी भी हॉबी राइटिंग नहीं था। मेरे दोस्तों को बड़ा अजीब लगता है कि तुम कैसे लिख दिया तुमने, ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ। मेरे फादर एकेडमिशियन हैं, उनकी 21 बुक्स हैं, सारी एकेडमिक हैं, इस तरह का उनका कभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद कह सकते हैं कि पुलिस में था, तो कभी कभी लगता था करना तो मुझे लिखना चाहिए। दादी को हमेशा फीलिंग आती थी। पापा की जब पहली बुक आई थी तो मैं 8th में था उस टाइम। दादी एक दिन उस बुक के ऊपर हाथ कर रहे थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। तो मैंने पूछा क्या है, तो बोलते पापा का नाम क्या लिखा था, मैंने बताया, तो फिर उस पर हाथ करा क्या है, तो कहते जिस दिन तेरी आएगी ना उस दिन मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बेटा हमारा ऐसा काम करे। तो वो कहीं था फीलिंग। लेकिन ये हुआ चंडीगढ़ में अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। वहाँ पे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के किस्से सुनाया करता था। तो किसी ने कहा कि मैं फिल्म की कहानी सुनाता हूँ, क्या फिल्म की कहानी सच में हुआ है। तो मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग एक बार जयपुर गया, लेके आया, सर मेरा नाम था। तो ही बस शॉक किया, अरे ये भी हुआ है आपके साथ, आप तो लगते नहीं, आप तो बेरस्म का नहीं है, आप जेल भी गए थे। तो छात्र राजनीति में होता है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया था। लेकिन वहाँ से जिसने ये देखा, ये कहते कि किस्मत की बात होती है, उसने मुझे कहा कि आप जो सुनाते हो इसको आप लिखते क्यों नहीं? लिखा कैसे जाए, तो उसने कहा कि ब्लॉगिंग आजकल बड़ा बज़वर्ड है, दिस इज 2009 तब की हम बात कर रहे हैं, तो ये बज़वर्ड है, आप इसको यूज़ करो। तो ब्लॉगिंग के बारे में आर्टिकल कुछ पढ़े थे, कैसे होगी, तो उसने मुझे एक वेबसाइट बना दी मेरे नाम से, तो www.com बन गया। मेरे लिए यही बहुत एक्साइटिंग था कि मेरे नाम से एक वेबसाइट है और कुछ भी नहीं चाहिए था। मैंने कहा दे दो भैया दो इसके ऊपर। तो वहाँ पे शुरुआत मैंने मार्केटिंग की स्टडीज़ लिखने से शुरू की थी। और फिर एक दो मैंने बहुत सीरियस, मुझे लगा हिंदी में लिखना चाहिए, तो बहुत गंभीर हिंदी के अंदर कुछ चल रहा, किसी ने नहीं पढ़ा, 3 लोगों ने पढ़ा था, मैंने, मेरी बीवी ने, जिसने वेबसाइट मुझे दी। मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जिस तरह से बात करते हो वैसे ही कर लेते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ कि ठीक ऐसे ही करते हैं। और ह्यूमर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत था अंदर, छोटी छोटी चीज़ में सटायर निकालना। तो फेसबुक में लिखा करता था, वो चीज़ पॉपुलर होने लगी धीरे धीरे। तो मुझे लगा कि मैं अगर राइटिंग के अंदर ह्यूमर को ही ले आता हूँ, तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया धीरे धीरे। 2009 से 2014 तक आप ये माने कि वो सिर्फ राइटिंग का डेवलपमेंट होता है। जब मुझे समझ में आने लगा कुछ मैं ठीक लिख रहा हूँ, 3 से लेके 100 और उसके बाद 3000 5000 रीडर्स आने लगे, और सिचुएशन ये भी आई कि 3-3.5 शेयर्स होने लगे ब्लॉग के। तो वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब इसको लिखा जा सकता है। तभी प्रेजेंट ऑफ वालों ने एक बार JNU के इंसिडेंट पर मैंने एक ब्लॉग लिखा था, वो उन्होंने मुझसे पूछे बिना उठा के शेयर कर दिया। और वहाँ से फिर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा के हम कर सकते हैं। तो बस वहीं से हुआ। फिर की कहानी थी एक दिमाग में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, काफ़ी कुछ होता रहा है इस पीरियड में। आप देखें JNU में काफ़ी कुछ हुआ, जो हमें दिखता है एक्चुअली वो होता नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। BHU में लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी, उसको लेकर जो आंदोलन हुआ, तो हर किसी ने अपनी पॉलिटिक्स उसके अंदर सीखी। आप जिस साइड में हैं आप उस तरफ से बोल दीजिए। आज की डेट में आप ब्लैक एंड वाइट तो कुछ है नहीं, सारा नहीं। तो मेरे पास जो स्टोरी थी, कहीं मेरे पास इनसाइड स्टोरी थी, तो टाइम था कि इनसाइड स्टोरी को सामने ला सकते हैं। तो यहाँ करके आइडिया है कि ठीक है हम करेंगे, तो बस बन गई वो कौन से। और क्या ये आपके मार्केटिंग के तजुर्बे में भी आपकी किताब को कुछ आगे किया, ये बेस्ट सेलर्स, और इसमें भी कुछ मार्केटिंग का भी हाथ था? टेक्निकली मुझे कहना चाहिए नहीं, मैंने बहुत अच्छा लिखा है। मार्केटिंग का इसमें रोल है। जब हम मार्केटिंग में किसी भी मार्केटिंग के बारे में नॉर्मली जो परसेप्शन है वो ये होता है कि मार्केटिंग से आप गंजे को कंघी बेच सकते हैं, ये कहा जाता है। आप किसी गंजे को कंघी नहीं बेच सकते मार्केटिंग से, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि कंघी उनके घर में किसी और के काम आ जाएगा, दैट्स इट। उनको तो नहीं बेचा जा सकता। सो मार्केटिंग का जो रोल है, मार्केटिंग का रोल है आपको अवेयर करना कि ये चीज़ मार्केट में है, इसकी ये स्पेशलिटी है। तो मेरा काम था कि ये मैं आपको बता सकूँ। तो मार्केटिंग ने मुझे हेल्प किया। जो डिफ्रेंशिएशन कहीं ना कहीं राइटिंग के अंदर आया, ये जरूर था। मैंने इससे पहले किताबें पढ़ी थी, छात्र राजनीति पे पढ़ी, मैंने काशीनाथ सिंह जी की अपना मोर्चा पढ़ी थी, सुदीप नागरकर की एक बुक आई थी, वो इस JNU पे के ऊपर थी। लेकिन अपना मोर्चा को अगर मैं छोड़ दूँ तो सुदीप नागरकर की किताब
में मुझे दिखा कि प्रेम कहानी ज़्यादा है, पॉलिटिक्स तो है ही नहीं। बीच में उनको याद आता था कि शायद सॉरी टू से दिस दूसरा ऑथर ट्राई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कई जगह याद आता है कि उसमें पॉलिटिक्स में बुक लिख रहा था, तो मैंने फिर 3-4 पेज पॉलिटिक्स में दे दिए। पॉलिटिक्स होती पूरी अलग है, तो मुझे ये था कि पॉलिटिक्स इसके अंदर दिखनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो हम मार्केटिंग में टर्म यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पहला मुझे क्लियर होगा कि जी करना है, तो इट शुड बी एंटायरली पॉलिटिक्स। दूसरा, आप उसको पढ़ेंगे क्यों, आपके लिए इसमें स्पेशल क्या है। मैं कोई साहित्यकार बड़ा हूँ नहीं, मेरे पीछे से कोई साहित्य का बैकग्राउंड नहीं है, या मेरी भाषा एकदम वो साहित्यिक नहीं है, तो कोई मुझे क्यों पढ़ेगा। आपको इसके अंदर पढ़ने में क्या नया मिल रहा है, तो मैं आपको इसमें वो बताने वाला हूँ जो आपने देखा नहीं, जो आपके सामने हो रहा था, उसके पीछे पर्दे के पीछे क्या चला, जो आपको ऑब्वियस नहीं दिखता, वो नॉट सो ऑब्वियस क्या चीज़ थी, तो वो एक नई चीज़ इसके अंदर रही। तो ऐसा करके वो प्रोडक्ट, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग वो मैंने किया कि कहानी मेरी इस तरह से जाए। उसके बाद जब बुक आ गई, आने के बाद मैंने मार्केटिंग में पूरी ईमानदारी रखी, उसमें मैंने कोई बेईमानी नहीं की। जहाँ मुझे कहा गया मैं आ गया, मुझसे ऐसा होता था कि बुक आई है दिसंबर में और मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में हूँ, ये हमारा पीक सीजन होता है अक्टूबर से लेकर फेब तक का, जब बुक फेयर सारे होते हैं और मार्केटिंग वालों के मतलब, तो मैं पूरे 5 दिन कहीं और काम करता हूँ, सैटरडे संडे में अपनी किताब का प्रमोशन करता हूँ, तो उसमें मैंने कहीं कोई पता ही नहीं करती। बहुत ही बढ़िया, आई थिंक उसकी सफलता मिली है जी। आपको। जनता स्टोर, ऐसा नहीं लगता किसी किराने की दुकान का नाम हो जनता स्टोर, यहाँ सब कुछ मिलता हो। जी, क्या मिलता है आपके जनता स्टोर? जनता स्टोर नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। So, इस नाम को रखने से पहले मुझे नाम पता नहीं करना क्या है। हम बहुत तो जयपुर की एक परसेप्शन है, जयपुर में अगर आप देखें तो सबसे पहले हवा महल, रंग दे बसंती के बाद लोगों को नाहरगढ़ और उसके वो बीआरपी को पीछे करने वाला, ये सब सीन लोग ज़्यादा नजर आते हैं। मूवीज़ ने वैसा ही इमेज बनाया हुआ है, और उससे आगे देखें तो बड़े मूंछों वाले लोग हैं, लेकिन जयपुर उस परकोटे से बाहर है, उस परकोटे के बाहर। तो मुझे लगा एक नाम इसका हवा महल से आगे होना चाहिए, तो पहले वहाँ से शुरू हुई। लेकिन जनता स्टोर आने की जब स्टोरी डेवलप होती गई तो जनता स्टोर नाम आया। यूनिवर्सिटी के सामने एक मार्केट है जिसका नाम बापू नगर मार्केट है, और बापू नगर मार्केट से आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, वो जनता स्टोर के नाम से ढूंढा जाता है। 1970 में वहाँ पे एक दुकान होती थी जिसका नाम था जनता स्टोर, वो दुकान खुली और शायद 1 साल के अंदर बंद हो गई, मार्केट उसके बाद बना। तो जनता स्टोर जाके ये सामान ले आना वाला जो शुरू हुआ ना, जैसे गाँव में भी होता है ना कि निरमा वाला सर्फ ले आना, जनता स्टोर वैसा ही बन गया। सो बापू नगर मार्केट जनता स्टोर बन गया, हर आदमी ये कहता है जनता स्टोर जा रहा है। तो जनता स्टोर नाम की कोई जगह जनता स्टोर का नहीं है, वो एक मार्केट है जिसमें कई दुकानें हैं, फोटोकॉपी की है, खाने पीने की है, किराने की है, कैफ़े हैं, ये सारा कुछ वहाँ पर मिलता है। और वहाँ सबसे इंटरेस्टिंग, आप कभी जाएँ और अगर आप अंडा खाते हैं, वहाँ एक संजय ऑमलेट है, आजकल वो भी मॉडर्न हो गया, एग डी के नाम से उसको चेंज कर दिया। तो संजय ऑमलेट के पास 107 तरह का अंडे का आइटम, और आपने उसको बहुत मार्केट किया है ऑमलेट वाले को। मैंने उसको बोला था कि तू मेरी किताब का प्रमोशन कर दे, थोड़ा पोस्टर वोस्टर लगा दे, वो प्रधानमंत्री से समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है। इसके ऐसा कहा जाता है कि जैन होते हैं वो वहाँ बिना प्याज के ऑमलेट खाते हैं। So, जनता स्टोर नाम रखने के पीछे वजह ये थी कि सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी के पास है, जहाँ लड़कों की अड्डेबाजी होती है, तो कनेक्शन बैठता है। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स है किसके लिए, मैंने आपको जनता के लिए, जनतंत्र है ये, लेकिन जब आप डीप में जाए तो पता चलता है जनता तो है नहीं, सिर्फ तंत्र ही तंत्र बचा है। सो जनतंत्र में तंत्र है, जन नहीं है। जनता स्टोर मार्केट के अंदर जनता स्टोर नहीं है, सिर्फ मार्केट है। तो ये थॉट था इसके पीछे कि हम इसको जनता स्टोर नाम देंगे। जैसे बशीर बद्र साहब ने कहा है कि घरों पर नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। जनता स्टोर भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो उपन्यास की जैसे पृष्ठभूमि की बात करें, आपने किताब राजनीति पे लिखी है, तो राजनीति यूपी में होती है, राजनीति बिहार में होती है, राजनीति राजस्थान में कैसे, मतलब उसके पीछे भी कोई कारण? यहाँ भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। यूपी और बिहार का ना बहुत बात है, शायद हम सब कहीं जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पूरे देश में कहीं भी देखें। हमने यहाँ राजस्थान की बात की, मेरे कैरेक्टर्स के सरनेम राठौड़ हैं, गुप्ता हैं, विजयवर्गीय है, आप उसको चेंज कर दीजिए। आप यूपी में चले जाइए, उसका नाम जो है आप जाटव रख दीजिए, सिंह लगा दीजिए, शुक्ला रख दीजिए, इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी पॉलिटिक्स एक जैसी है। जितना मैंने कास्ट पॉलिटिक्स को राजस्थान में देखा, उतना ही मैंने बिहार में देखा, उतना मैंने यूपी में देखा। सो कहीं भी वो डिफरेंस है नहीं। हम लोग को
चूँकि पॉपुलैरिटी बिहार और यूपी के इस मामले में ज़्यादा हो गई है, तो ये था कि राजस्थान का भी एक एंगल है, वो पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है लेकिन साथ साथ ऐसी ही कहीं है, इसमें राजस्थान एक मार्केट नया है। किताब में कास्टिसिज्म तो काफ़ी मतलब कौन हो जात हो बड़े आराम से दिखता है। आपने बड़े उसमें बताया मुझे कि इन्हें पहली बार पता चला कि ये बिहार से हैं जब ये कॉलेज में गए तो। मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था, चौधरी जाट लगाते हैं राजस्थान में, तो मुझे अधिकतर जाट ही समझते थे। मैं केंद्रीय विद्यालय में था, तो केंद्रीय विद्यालय में अधिकतर बच्चे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के होते हैं, तो सभी कंट्री के सभी साइड से। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, लेकिन कहीं वो फीलिंग आपको कभी आती नहीं है कि आप किस कास्ट के हैं और किस जगह से हैं। वो चर्चा स्कूल में होती नहीं है। कॉलेज में आने के बाद भी बस पूछना शुरू हुआ कि अच्छा कहाँ का जाट है, क्या है, ये था। जब मैंने चुनाव लड़ा उस टाइम मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, जब पोस्टर छपे थे कि ये जाट नहीं है, ये बिहार है, तो मुझे लगा कि क्राइम हो गया बिहारी होना। और 20 साल 15 उस टाइम 18 साल हो चुके थे राजस्थान में रहते हुए, तो वो मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों ने कभी प्यार नहीं किया, वो सारी चीज़ें रही, लेकिन जैसे बात पॉलिटिक्स की आती है वो बाइफर्केशन इमीडिएट हो जाता है, तुम यहाँ के और हम यहाँ के, डिफरेंशिएट करके तो तुम्हें वहाँ से हटा देना। तो वहाँ शुरू हुआ कि जाट, पहले तो वह जाट, तो जाटों के लिए कहा जाता है आई एम सॉरी इफ एनी जाट इज हियर, क्योंकि कहते हैं बुद्धि घुटने में होती है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी पता लगी कि जाट नहीं है, तो मैंने कहा भैया अपने भी शुरू कर देता हूँ। तो बोले आप पंडित हैं, तो पंडित वाले में समझ नहीं आ रहा हूँ चौधरी पंडित कैसे। तो मैं मैथिल ब्राह्मण में, हमारे यहाँ जो जमींदार होते हैं उनको चौधरी वाला टाइटल लिखा हुआ। तो मैंने कहा कि अब बताना शुरू करते हैं पंडित हैं, तो नहीं समझ नहीं आया। तो मैंने क्या कहा कि अरे ये तो बिहार का जाट है, इसको अंगूठे में होगी। सो ये नया एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स में आके कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो ह्यूमन से चेंज होगी, आपकी कास्ट आपकी क्रीड के ऊपर डिपेंड कर जाती है, आपके स्टेट पर। बहुत ही यहाँ आने के बाद किसी ने मुझसे नहीं पूछा तुम्हारी कास्ट क्या है, क्योंकि यहाँ वी आर मीटिंग एज अ रीडर, एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन जैसे ये पॉलिटिक्स होगी ना वहाँ पे सब शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब अब इस जात के हो तो ज़्यादा फायदा है, इस जात के हो तो ज़्यादा, सही बात है। अच्छा, उपन्यास की समयावधि जो है 1997 के अराउंड है, और मेरे ख्याल उसी दौरान आपने छात्र नेता का चुनाव भी लड़ा होगा, तो क्या ये कहीं आपकी आप बीती है? पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ इंसिडेंट जो उस टाइम कई हुए थे, वो इंसिडेंट्स इसके अंदर 2-3 इंसिडेंट्स हैं। जैसे एक रेप केस है इसमें, जेसी बोस हॉस्टल है, वहाँ एक रेप हुआ था, उसको शुरुआत हमने पॉलिटिक्स की इसमें वहाँ से कराई है, तो वो एक इंसिडेंट हुआ था। और उसके बाद अगर देखें उस समय उस लड़की के कैरेक्टर पे जिस तरह से सवाल उठाए, विक्टिम थी लेकिन सवाल उसी कैरेक्टर पर था। BHU में जब आप बात करें, BHU में जब छेड़खानी का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ की जिनके साथ छेड़खानी के सवाल उन्हीं को ऊपर हुए, तुम बाहर क्यों घूम रहे थे, तो कई चीज़ें वैसी की वैसी रही। JNU के अंदर जो कुछ भी हुआ, नजीब गायब हो गया या नारे लगे, इसके पीछे नारे लगाने वाले कौन है शायद आपको हमको पता ही नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जब वहाँ होती थी तो वहाँ उसके पीछे कौन होता था, कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, तो वो थॉट प्रोसेस कहीं वहीं से बना। कुछ इंसिडेंट मैं जानता हूँ, पर कोशिश की कि इंसिडेंट्स वो पिक किए जाए जो कि रेलेवेंट आज भी हैं। कहीं की राग दरबारी मैंने पढ़ी थी, वो पढ़ के मेरे को हमेशा लगता है कि इतने 50 साल पर लिखी गई किताब आज क्या पढ़ी है, आज ही ये कहीं मुझे थॉट था कि 97 की स्टोरी थी, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, लेकिन जो 2018-19 में पढ़ रहा है उसको ये ना महसूस हो कि इतनी पुरानी कहानी, क्योंकि डेट्स हैं, इसलिए आपको एहसास होगा कि 97 की डेट्स हटा दूंगा तो आपको महसूस नहीं होगा कहानी। अब ये तो बताइए कि आपने छात्र नेता का चुनाव जीता कि नहीं? इतने के बाद तो हार ही जाना था। ऐसे छात्र नेता अपने आप ही में बड़ा ही रोचक विषय है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर उस समय आई डोंट नो आज की तारीख में क्या होता है, आपके बच्चे भी स्नातक की डिग्री ले रहे हैं और पिताजी अभी भी छात्र नेता बने हुए हैं। पिताजी डिग्री के ऊपर डिग्री ले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्हें छात्र नेता बने ही रहना है जब तक कि उन्हें पॉलिटिक्स में सीट नहीं मिल जाए। मतलब एक ब्रीडिंग ग्राउंड छात्र नेता से ही होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले ऐसा होता था, लेकिन जिस टाइम मैं था वही उसी टाइम में चेंज हुआ और उन्होंने मैक्सिमम एज में 25 ईयर्स कर दी। अच्छा, कि आप 25 तक हैं तो ही तभी तक छात्र हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए। लेकिन हमारे टाइम में तो उम्र 55 की होती थी, दिल 55 का होता था। वो तो अभी भी है, मैं वैसे अपने आप को 19 का मानता हूँ। नहीं, छात्र नेता के संदर्भ में। अच्छा, चलिए कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी में भी जो है, जो 4 दोस्त हैं,
क्या उनकी रगों में राजनीति, मतलब वो राजनीतिक साथी पैदा हुए थे, या राजनीति कैसे आपके साथ जुड़ जाती है? क्योंकि जब मैं किताब पढ़ रही थी तो इनका इंट्रोडक्शन जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो होता है कि वो एक कॉलेज की लाइन में लगे हुए हैं, अपना फॉर्म भर रहे हैं, और कोई एक दंगई नेता है या लड़का है वो आकर के इनके साथ बदतमीजी करता है, 2-4 हाथ लग जाते हैं, ये भी मार देते हैं और ये जीत जाता है, मतलब उसको वो मार देते हैं। और फिर जो है वो कहानी ऐसी बनती है कि ये जो छात्र हैं ये छात्र नेता बन जाते हैं। तो ये कोई विशेष क्वालिफिकेशन है या क्या मतलब? ये हमारी सोसाइटी की ट्रेजेडी है कि वो लड़के ज़्यादा जाने पहचाने होते हैं जो भी गुंडागर्दी करते हैं। जो टॉपर है, मुझे याद नहीं है सर टॉपर कौन था, लेकिन वो उस टाइम के जितने हिस्ट्री शीटर लड़के हैं मुझे उन सबके नाम याद है। तो ये नेगेटिव है हमारा साइड। तो यहाँ भी यही हुआ कि इनके साथ कहानी जो है वो झगड़े से शुरू हुई। एक छात्र नेता का इनको सपोर्ट मिला बचाने के लिए, पर कैरेक्टर्स मेरे इसमें सारा ग्रे शेड है। ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट मिला तो उन्होंने सोचा कि बस सपोर्ट मिला है। प्रोटैगनिस्ट मयूर के मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था कि उसको भी चुनाव लड़ना, उसको वो अट्रैक्ट करता था। तो इस छात्र नेता जिसने बचाया उसने इनको अपना सपोर्टर बनाया, और ये उसके सपोर्ट से ये उसके कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारा का सारा के साथ है। सो मयूर ही इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है जो कि चुनाव लड़ना चाहता है। बाकी तीनों तो दोस्ती में उसके पीछे पीछे चल गए हैं। मतलब यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते लेते राजनीति के स्नातक बन जाते हैं। ये आपको लगता है पॉलिटिक्स छोड़ती है आपके किरदारों को, कि पॉलिटिक्स का कीड़ा उनको मतलब एंड तक लगा ही रहता है? मतलब पॉलिटिशियन बनते हैं वो आपकी किताब में कि छोड़ देते हैं? प्रोटैगनिस्ट इस बुक के एंड में गायब हो गया। वो चुनाव जीतता है लेकिन गायब हो गया। लेकिन कई बार वो कीड़ा जो है छूटता नहीं है। आदमी जब पॉलिटिक्स नहीं कर पाता तो किताब लिख लेता है इसके बारे में। तो हमारा कैरेक्टर या गायब है, आगे फिर आएगा। मतलब आप लिखेंगे इसके बारे में? मतलब दंगई भी कॉलेजेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपको कोई जानता नहीं है तो आप छात्र नेता कैसे बनेंगे? और इम्पोर्टेंस दंगई के थ्रू इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इसमें एक जगह पे मैंने लिखा था जो कि एक्चुअली सोसाइटी का हिस्सा है कि राजनीति में अपराध नहीं होता, वो ग्लैमर होता है। तो जैसे ही कोई अपराधी, बड़ा अपराधी आता है आप उसको ग्लैमरस मानते हैं। यूपी में आप देख लीजिए राजा भैया या कोई अदर शाहबुद्दीन को देख लें, हम उनको अपना नेता बनाएंगे। यहाँ भी यही हुआ है। एक कैरेक्टर्स में है शक्ति सिंह ढूंढा। शक्ति सिंह ढूंढा नेता इसलिए बन गया क्योंकि उसने एक लड़के को किडनैप किया दूसरी कास्ट के। सो राजपूत और जाटों के बीच में इस तरह से इक्वेशन है। तो उसने जाट लड़के को किडनैप किया, जाट को किडनैप किया तो राजपूतों का नेता बन गया, ये अच्छा आदमी है, यही हमारा नेता बनेगा। तो उसकी क्वालिफिकेशन किडनैपिंग हो गई, बस ये दे रहा है, ये हमारी कास्ट को दिखाएगा। तो जैसे हमारी सच्चाई है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर स्काउंड्रल। अगर आज जिंदा होते तो कहते पॉलिटिक्स इज द फर्स्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं स्काउंड्रल्स में तो नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में। छोड़ दी ना आपने। अच्छा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ही नहीं, आपकी किताब जो है विद इन पार्टी पॉलिटिक्स को भी बहुत बखूबी दिखाती है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। मतलब उपन्यास में चीफ मिनिस्टर राजेश सिंह राठौर और एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर बेनीवाल के बीच में जो आंतरिक द्वंद्व चलता है वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। किस तरह से ये छात्र नेताओं को अपना पपेट बना करके इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेजेस में पॉलिटिक्स चल रही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि पॉलिटिक्स एक्चुअली विद इन द पार्टी होती है। बाकी तो वो नीति की लड़ाई है कि कांग्रेस को लगता है कि हमें इस चीज़ को जीएसटी ऐसे लगाना चाहिए और कांग्रेस को बीजेपी को लगता है कि ऐसे लगाना चाहिए। वो तो नीति की लड़ाई है, वो राजनीति तो है ही नहीं। विद इन द पार्टी सारा खेल होता है। हर किसी को कुर्सी एक ही है, उस एक कुर्सी के लिए एक दूसरे को ऊपर नीचे करने के लिए वो क्या क्या खेल खेलते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर है। तो वो खेल मैंने जब मैं छात्र संगठन में था मैंने वहाँ भी देखा। तो मुझे टिकट जब मिला तो उसके पीछे सिर्फ, तो उस टाइम मैं काफ़ी पॉपुलर था, नुक्कड़ नाटक करता था, सोशल थोड़ा इंग्लिश था मेरा ठीक ठाक। तो मुझे एक वो इम्पैक्ट रहा, लेकिन टिकट उसकी वजह से नहीं मिला। टिकट इसलिए मिला कि मेरे अलावा जो 2 और मांग रहे थे उन दोनों के बीच में ये आ गया था कि इसको मिला तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, इसको मिला तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, इसको दे दो तो ठीक है। तो वो, और उसके बाद दोनों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो विद इन द पार्टी ये रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर आप देखें तो
वाजपेयी जी और गोविंदाचार्य के बीच में क्या चला सबको पता है। तो ये विद इन द पार्टी चीज़ें चलती हैं और कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल ही इस तरीके से करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इस बुक के अंदर मुख्यमंत्री का एक पेट पपेट है राघवेंद्र, जिसके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट भी घूमता है। वहीं उसी की पार्टी का दूसरा लड़का है सुरेश विजय, जिसको कि एजुकेशन मिनिस्टर उसका है। दोनों को यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर सीएम के आदमी है, एजुकेशन मिनिस्टर को अपना बिठाना है। तो अब वाइस चांसलर के अगेंस्ट जो पूरा का पूरा कैंपेन होता है वो आपको लगेगा कि बड़ा नॉर्मल है ना, यूनिवर्सिटी में केस हो गया था वाइस चांसलर, तो एजुटेशन होना ही चाहिए। पर वो एजुटेशन ऑब्वियस आपके लिए सामने से, अब उसके पीछे ये दोनों क्या करते हैं और इन दोनों के जो पपेट्स थे वो क्या करेंगे, सारी पॉलिटिक्स वहाँ पर, तो उसको दिखाने की कोशिश की गई। और मुझे लगा कि ये बहुत जगह पर नहीं दिखाया गया है। जो आप कह रहे थे कि बुक के अंदर से प्रोडक्ट वाइज जो डिफरेंशिएशन भी रखना है, मुझे ये भी महसूस है कि बहुत जगह पर इसको नहीं दिखाया है, तो वहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया था। कितने चेहरे हैं चेहरों पे, हकीकत के और सियासत के। अच्छा, इसमें रेप केस का मुद्दा होता है, रेप केस होता है और जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है मयूर, उस समय एक अच्छा साफ दिल वाला कॉन्शियस वाला लड़का है और इसके लिए वो अपनी आवाज़ उठाता है, नुक्कड़ नाटक करता है और चाहता है कि कुछ इस बारे में हो। ये एक सीन है। कुछ साल बाद रेप दोबारा होता है। अभी तक मयूर जो है वो छात्र नेता का चुनाव लड़ने के योग्य हो चुका है और वो पॉलिटिक्स में आ चुका है। अब इसी केस को वो किस तरह से अपने फायदे के लिए उठाता है, मतलब ये भी पढ़ करके काफ़ी ग्रे शेड जो मैंने कहा वो मेरा हमेशा वो मैं बहुत यूज़ करता हूँ कि सब कुछ ग्रे है और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। एक प्रोटैगनिस्ट नॉर्मली हमेशा बहुत ही अच्छा आदमी हमेशा रह जाता है, पर टाइम के साथ हर आदमी चेंज होता है, उसकी अपनी एम्बिशंस हैं। जब उसको चुनाव लड़ना है उसको दिखता है कि जिसके जरिए मेरे को पहचान मिली है, अभी मुझे चुनाव ही जितवा सकती है, तो उसका कैरेक्टर वहाँ चेंज होता है। आप और हम कोई भी रेड जंप करता है, हमें बहुत बुरा लगता है उसको देख के, लेकिन हम सब ने कभी नहीं किया है, मौका मिलते ही कर लेते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर यही है, हम मानते हैं कि दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, ऐसा दूसरों को करना चाहिए, पर मुझे मौका मिले तो मैं उसको तोड़ के निकल जाऊँ। मोस्ट ऑफ टाइम हम सब कहीं ना कहीं करते हैं। तो वो कैरेक्टर जो है उसी तरह से डेवलप हुआ। इस कैरेक्टर को हमने एक उसमें नहीं रखा कि नहीं आप उसको मान के चले कि बहुत ही अच्छा ही रहा, उसके शेड्स चेंज हुए, कभी वो बहुत अच्छा था, मतलब हीरो है तो ऐसा नहीं है कि हीरो हमारा अच्छा ही रहेगा, इट्स सर्कमस्टेंशियल और पर्सनैलिटी है, चेंज होती है। सही बात है। आप इवॉल्व होते हो अच्छे के लिए बुरे के लिए, बट कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है हर समय। लेकिन शायद किसी का अच्छा आदमी था इसलिए रहने गया हो। अच्छा, रेप केस के बारे में और एक चीज़ और थी कि पहले तो इसका रेप होता है और दूसरी बार इसका रेप नहीं होता है, ये झूठ बोलती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कहानी यस, सो इसको ये वाला इंसिडेंट मैंने रियल लाइफ से उठाया था और कहानी में खैर इसको जैसे प्रेजेंट किया वो एक अलग है, वो जब आप पढ़ेंगे मैं उसको उसके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि उसके साथ सस्पेंस भी जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं उसको हटा देता हूँ। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या हुआ था उस टाइम जब मैंने फील किया, मैंने उसको हटाने की कोशिश की है। जेसी बोस हॉस्टल में जब इस लड़की के साथ रेप हुआ, चंद लोगों ने किया, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते थे जो कि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। विधानसभा में उन लड़कों के सपोर्ट में एक विधायक खड़े हो गए थे, उनके साथ नंबर्स भी थे, तो उनका पूरा था कि आप धारा को चेंज करवाइए। बहुत कुछ चला, लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, खैर उनको आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि कोई दबा नहीं पाया, लड़कों को सजा भी मिली। 1-1.5 साल के बाद न्यूज़ आई थी कि उस लड़की को किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद चलती वैन में रेप हुआ, उसको सड़क पर फेंक दिया। फिर हंगामा मचा। हंगामा मचने के बाद जब छानबीन शुरू हुई, पुलिस टेंशन में आ गई थी काफ़ी ज़्यादा, सेम लड़की है, दोबारा ये केस हो रहा है, तो उन्होंने जयपुर से लेकर अलवर तक जितनी भी सफ़ेद रंग की मारुति वैन थी सब उठा ली, बहुत प्रोएक्टिवली काम किया और वो एक भी वैन के अंदर कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे कि इस चीज़ की। तो जब लड़की से दोबारा पूछताछ होनी शुरू हुई तो पता चला कि उसने एक NGO में काम करना शुरू किया था और वहाँ पे सामने कोई लड़का रहता था जिससे उसका अफेयर शुरू हो गया। एंड दैट इवनिंग शी वाज विद हिम, उनका रिलेशन बना, उसको देर हो गई और जल्दीबाजी में गिर गई, तो चोट लगी, उसने घर आके छूट गई थी। यहाँ पे जो चीज़, ये न्यूज़ चूँकि उस टाइम में हुई थी, मुझे उस टाइम नहीं खटका, लेकिन धीरे धीरे जब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, कई इंसिडेंट्स आप देखते हैं, तो मेरे दिमाग में आया था कि ये लड़की ने ऐसा किया क्यों होगा, इसने झूठ क्यों कहा होगा। तो हमने कोशिश की इसको यहाँ दिखाने की।
सबसे पहला तो ये था कि उसको कहानी में जो हमने रखा है कि उसको अपने घर के अंदर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मोबाइल नहीं थे, 97 की स्टोरी है, तो फ़ोन नहीं उठा सकती कि कोई उठाएगा तो उससे पूछ लेगा तुम कैसी हो, तो लड़की फ़ोन नहीं उठाती है। अड़ोसी पड़ोसी जिनसे वो रोज़ बातें करती है, हंसते खेलते, क्या आंटी अंकल बुआ ताऊ, वो बंद हो गया। जब वो पड़ोसी आते हैं तो उसको अपने कमरे में बंद रहना है। तो ये उसके साथ होता है। उसके घर वाले ही अब उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको एक कोने में आइसोलेशन में किए जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर वायरस को हम क्वारंटाइन करते हैं, तो वायरस उनके लिए बन गई है, जबकि शी इज़ अ विक्टिम। जब वो एनजीओ में काम करना शुरू किया उस लड़की ने, तो वहाँ उसके साथ टाइम लिमिट हो गई कि 5 बजे तुम घर आ जाना, 5 बजे अगर तुम घर नहीं पहुँची तो सारा घर टेंशन में आएगा, उसको ढूंढने निकल पड़ेंगे। तो उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने ही नहीं दिया जा रहा है। तो वो लड़की जब नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, आप उसको हर रोज़ याद करा दें, हर रोज़ उसको प्रूव कर रहे कि नहीं तेरे साथ ये हुआ था और गलती तेरी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तो आपके साथ हुआ भी, फिर उसके बाद समाज और आपका परिवार भी आपको उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। प्रोटेक्ट तो कर रहा है, बट प्रोटेक्शन की आड़ में और बहुत कुछ मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। और दूसरा आदमी जिसको पॉलिटिक्स करनी है उस मुद्दे पे पॉलिटिक्स कर रहा है। तो वो दोनों साइड था जो मुझे लगा कि ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं स्टोरी में जरूर रहना चाहिए, तो उसको वहाँ पे मैंने रखा है हिसाब से। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी, आप लोग को भी पढ़नी चाहिए। और क्या इस उपन्यास के सीक्वल्स भी आएंगे, क्योंकि अभी मयूर तो आपने जिंदा है जी। इसमें जनता स्टोर का सीक्वल तो नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार जो सेंट पॉलिटिक्स पे था, मेरे को लगा पहली किताब में जितना मसाला अपने को पता है सब डाल देते हैं, सब डाल दिया। मेरे पास बचा नहीं। पॉलिटिक्स पे शायद कभी दोबारा लिखूँगा, क्योंकि इस बुक में भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो सर कह रहे थे कि रिसर्च बहुत होती है इंग्लिश की बुक्स में। तो इसमें भी मैंने रिसर्च किया था कि क्या हो रहा है मार्केट में, अभी क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। सारे इंसिडेंट्स को हिसाब से ही डालना है, तो कहीं भी कोई कैरेक्टर या कोई इंसिडेंट एक्स्ट्रा नहीं है। जहाँ आपको लगे कि एक्स्ट्रा है, आप आखिरी पेज तक का इंतजार कीजिएगा। तो वो यहाँ किया था। तो मुझे लगता है जब पॉलिटिक्स में मुझे दोबारा लिखना है टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दिस, वो मुझे थोड़ी और रिसर्च करनी है। सब्जेक्ट मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसका अभी उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा। पर मयूर को लेकर मैंने 3 प्लान सोचे थे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ से मयूर गायब हो गया है। और सेकंड स्टोरी जो है उसको मैं इंटरवल मानता हूँ फर्स्ट और थर्ड नॉवल के बीच का। यहाँ पे 21-22 साल का तो लड़का है ना, यूनिवर्सिटी का नेता था, तो अब वो पढ़ने कहीं और चला गया है, और उसके साथ वो जो प्रेम कहानियाँ होती हैं उसके साथ धोखे हो जाते हैं बहुत सारे। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बताता हूँ। उसके साथ उसका जो रूम पार्टनर है, वो अपने छत के ऊपर, हॉस्टल में छत के ऊपर जो है दिया मिर्जा का पोस्टर चिपकाता है, क्योंकि उसको दिया मिर्जा इतनी पसंद है। सोचता है सुबह आँख खोले तो उसको सिर्फ दिया मिर्जा दिखे। तो वो दूसरा वाला ह्यूमर में है, लेकिन वो ह्यूमर पूरा उस तरह का नहीं रहेगा। एंड जो है वो इस तरह से है कि मयूर की प्रेम कहानी जो चलती है वो मुकम्मल नहीं है, और अरेंज मैरिज है जिसमें इश्यूज हैं जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन उसको जो है वो अगेन ही इज़ अ फाइटर, वो उसको डेवलप करता है उन चीज़ों को कैसे करेगा। तो उसको आधी किताब पूरी हंसते है, उसके बाद धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि एंड में थोड़ा सा रोमांटिक साथ में रहे। जो उसका तीसरा पार्ट है दैट इज अबाउट द कॉर्पोरेट। अगेन इन द कॉर्पोरेट वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हो गया, पब्लिशिंग हो गया, या रिटेल के साथ काम किया। कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई कि यहाँ भी पॉलिटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे को नीचे दिखाना, आपका काम कितना मायने रखता है और कितना आपकी चमचागिरी मायने रखती है, तो एक साइड है। कॉर्पोरेट का एक दूसरा बहुत डार्क साइड है दैट इज ऑल्सो अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो उसको लेके भी पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, हैरेसमेंट्स होते हैं। इनके मुद्दे उठते ही नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो पाते हैं। फॉर्चुनेटली आई एम वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं था। तो उसको मैं तीसरे वाले में लेके आना चाह रहा हूँ कि वो कॉर्पोरेट के अंदर सारी वर्किंग कैसे होती है, और वो भी कहीं कहीं इसी तरह ट्विस्ट उसमें रहेगा, सस्पेंसिव रहेगा कहीं ना कहीं और चलेगा। लेकिन वो कॉर्पोरेट में अगेन दैट विल पिक सम इश्यूज। बधाई हो नवीन जी, आपकी किताब चलचित्र की तरह आंखों के सामने एकदम सजीव चित्रण कर देती है और आपके अपने विवेक को झकझोर देती है। यहाँ पर मैं समाज की बुराइयाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समाज भी तो कहीं आखिर आप ही का खुद का प्रतिबिंब है। तो आज की शाम हम यहीं से आप लोगों को कोई सवाल या कुछ पूछने लगे जिसे तो ज़रूर पूछिए। आपने अपनी बुक के बारे में भी बताया, तो लगा बड़ा सहज आपने उसको जिया, छात्र राजनीति। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बने रहेंगे, नए छात्र आते रहेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाली जनरेशन को
कि वो छात्र राजनीति में पार्टिसिपेट करें या ना? नहीं तो पॉलिटिक्स इज अ बैड वर्ड राइट नाउ. मैं चाहता हूँ वो पार्टिसिपेट करें और उसको अच्छा वर्ड बना दें. They say that you need to bleed on the pages if you want to become a good writer. So how true is the saying? It's quite true. It's quite true. Quite true. So what pro tip would you like to give to anyone who wants to initiate the process of writing, wants to get into it? So I spoke about marketing. Marketing is quite important in everything. But the first thing when you are writing, it's writing. Focus on the content which you are writing. Be honest to your content. What you are providing to them. Why anybody is going to read that? Normally हम writer जो ना आत्ममुक्त होते हैं. हमें लगता है हमने जो लिखा है ना बस यही सब कुछ है. So that is something which you have to differentiate. This is 7th draft which you are looking at. पहला चैप्टर तो ये था ही नहीं जो इसमें है. So you have to be brutal to yourself and evaluate. आपको कट करना ही पड़ेगा कि ये नहीं जा रहा है, ये किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा है. किताब बहुत नीरस थी. मतलब मैंने जब तीसरा ड्राफ्ट जो लिखा था उसको पढ़ते पढ़ते मैं खुद सो गया था. इतनी बोरिंग लिखी थी मैंने. तो वो आपको ऑनेस्ट, खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो इतना महान नहीं है. उसको महान बनाने के लिए आपको बहुत कुछ एफर्ट्स और करने हैं. So Mayur is a reflection of your life, we'd say. It is not just me. It is a lot of people like me, like you. We all have certain ambitions. We want to change things, but circumstances are not supporting us. Or might be we are trapped into something. So that happened with Mayur as well. So कहीं ना कहीं हम सब अच्छे लोग हैं. हमें जब चीज़ें मिलती हैं हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, सारा कुछ इसके ऊपर है. At any point of time, did you fear being judged as a writer? It was. So I was worried that it should not reflect any political ideology. That was the biggest concern I had. So that I ensured कि इसमें कोई ideology आपको नहीं दिखने वाली है किसी भी. Thank you. Any more questions? Anyone? Thank you so much. Thank you so much, नवीन जी. Thank you so much, पूजा जी. आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर अनुज कुमार, जो आगरा के वरिष्ठ हैंड और माइक्रोसर्जन हैं. इन्हें कविता विरासत में अपनी स्वर्गीय माता जी से मिली है और अपने भावों को इन्होंने 2 पुस्तकें भाव रंजनी और भाव सृजन में बहुत खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है. डॉक्टर अनुज ने 2 अंग्रेजी नॉवेल्स भी लिखी हैं, दैट इरोटिक साइलेंस जो एक बेस्टसेलर रही है और एक फिक्शनल किताब आन्या. डॉक्टर अनुज के गाए गीतों का कैसेट 1998 में रिलीज भी हुआ है. इन्हें थिएटर का भी बहुत दिलचस्पी है और कई प्लेज भी लिखे हैं. तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर अनुज, प्लीज़ आप आके हमारे गेस्ट का अभिनंदन करें. शाम को अलविदा कहने से पहले मैं श्वेता, एहसास विमेन ऑफ आगरा और पीके फाउंडेशन की ओर से कलम आगरा के मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आईटीसी मुगल को धन्यवाद देना चाहूँगी. हमारे गेस्ट ऑथर नवीन चौधरी जी, आपने अपने मसरूफियत भरे पलों से जो हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप कलम में आज आए और इस शाम को और खुशनुमा बनाया. अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आइए, किताबें लीजिए और नवीन जी से साइन करा लीजिए. थैंक यू.